हेलो दोस्तों, आज आरएसी में पढ़ेंगे गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जिस साइकिल पे ये काम करती है उसका नाम है बेल कोलमैन साइकिल और रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी बोल देते हैं इसको। अब वैसे तो इसका नाम गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल है, बट यहां पर मोस्ट कॉमनली जो गैस यूज होती है वो है एयर, और ये जनरली एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है। अब एयरक्राफ्ट में इसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि 1 टन रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए जितना हमें रेफ्रिजरेंट चाहिए, इसमें एयर का वेट काफी कम होता है। अब वेट का क्या फंडा है देख लेते हैं। आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट में वेट की लिमिट होती है, लगेज का वेट होता है, उसकी लिमिट होती है। जितना ज्यादा वेट एयरक्राफ्ट में होगा, या एयरक्राफ्ट का वेट भी होता है उसमें और पैसेंजर का वेट भी होता है, लगेज का वेट भी होता है, जितना ज्यादा वेट होगा उतना ही टेक ऑफ इजी नहीं कर पाएगा, या कह सकते हैं कि उसमें फ्यूल ज्यादा लगेगा। वेट ज्यादा होगा तो फ्यूल ज्यादा लगेगा एयरक्राफ्ट में, तो इसलिए वेट कम करने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए यहां पर एयरक्राफ्ट सिस्टम में एयर को एज ए रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है। अब इसकी प्रोसेसेस देख लेते हैं कि इस साइकिल में कौन कौन सी प्रोसेस होती है। इसमें 4 प्रोसेस होती है। पहले 1 to 2 प्रोसेस देखते हैं। 1 to 2 जो प्रोसेस होती है वो होती है आपकी रिवर्सिबल एडियाबैटिक। अब थर्मोडायनेमिक्स में आ जाते हैं। जब थर्मोडायनेमिक्स से मैंने पढ़ा था कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक का मतलब क्या होता है, आइसेंट्रोपिक। जो प्रोसेस रिवर्सिबल एडियाबैटिक होगी उस प्रोसेस को हम आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं आइसेंट्रोपिक, या तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक या फिर आइसेंट्रोपिक एंड कंप्रेशन। तो पहली प्रोसेस जो 1 to 2 प्रोसेस होती है वो है रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। 2 to 3 प्रोसेस होती है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। सेकंड प्रोसेस होती है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। और थर्ड प्रोसेस 3 to 4 जो प्रोसेस होती है वो फिर से वही हो जाती है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, इसका मतलब आइसेंट्रोपिक। यहां पर एक्सपेंशन होती है। और लास्ट प्रोसेस जो होती है 4 to 1 वो होती है कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। ये 4 प्रोसेस हो गई हमारी। अब इनको पीवी एंड टीएस डायग्राम पे बना लेते हैं। तो 2 डायग्राम बनेंगे हमारे यहां पर, एक पीवी डायग्राम और एक टीएस डायग्राम। अब इन प्रोसेसेस को देख लेते हैं। इन डायग्राम पे रटने की जरूरत नहीं, इनको समझ लेते हैं कैसे बनती है। देखो, सबसे पहले रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, इस प्रोसेस को पहले बनाएंगे टीएस डायग्राम पे। देखो, आइसेंट्रोपिक एंट्रोपी कांस्टेंट है। कांस्टेंट एंट्रोपी लाइंस क्या होंगी इस पे टीएस डायग्राम पे, वर्टिकल लाइंस जो होंगी वो कांस्टेंट एंट्रोपी आइसेंट्रोपिक लाइन जो होंगी। ओके, सपोज कर लेते हैं ये है प्रोसेस, बट हमें ये नहीं पता कि 1 यहां पे है या यहां पे है। 1 to 2 प्रोसेस ऊपर की तरफ होगी या नीचे की तरफ होगी। तो देखो क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। जब आप एयर को कंप्रेस करोगे तो उस टाइम पे उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। देखो, टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हो रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। टेम्परेचर इंक्रीज कहां होगा, ऊपर की डायरेक्शन में। तो जो प्रोसेस होगी वो होगी 1 to 2 प्रोसेस, ये होगी यहां पर टीएस डायग्राम पे। अब इसी प्रोसेस को पीवी डायग्राम पे देख लेते हैं। पीवी डायग्राम पे हमें पता है एडियाबैटिक प्रोसेस कैसे होती है, इस टाइप से होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस इस टाइप से होती है। बट यहां पर भी हमें यह नहीं पता कि 1 to 2 यहां से नीचे से ऊपर की तरफ होगी या ऊपर से नीचे की तरफ होगी। फिर नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं कंप्रेशन। कंप्रेस करेंगे तो बताया था आपको टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा और प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब अगर यहां से यहां लेके जाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है हमें, लेकिन नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। और कंप्रेशन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, तो यानी कि 1 पॉइंट यहां पर आएगा और 2 पॉइंट यहां पे आएगा।
अब आ जाते हैं सेकंड प्रोसेस पे। देखो सेकंड प्रोसेस कैसे होगी, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन। कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर है, इसी पे बना लेते हैं, पहले इजी यही रहेगा हमारे लिए। कांस्टेंट प्रेशर लाइंस जो होंगी यहां पर, सॉरी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, हॉरिजॉन्टल जो स्ट्रेट लाइंस होंगी वो होंगी कांस्टेंट प्रेशर लाइन। अब 2 पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है, या तो इधर जाएगी या फिर इधर जाएगी। तो चेक कर लेते हैं कि किस डायरेक्शन में जाएगी। कांस्टेंट प्रेशर वाले को हम, एयर है, एयर को आइडियल गैस की तरह हम मान सकते हैं, PV इक्वल टू mRT हम इक्वेशन इसमें लगा सकते हैं। अब इस प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, मास जो होगा रेफ्रिजरेंट का वो कांस्टेंट होगा, और R की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। तो V इज डायरेक्टली, हम लिख सकते हैं V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। V क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये हमने इनको कट नहीं किया है, ये कांस्टेंट इस ऐसे लिख सकते हैं, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट, ठीक है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा। अब हीट रिजेक्ट होगी, हीट रिजेक्ट होने का मतलब क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। यहां पर कोई फेज चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि एयर ही ले रहे हो आप, एयर का फेज चेंज नहीं होगा, वो गैसियस फेज में ही रहेगी। तो जब हीट रिजेक्ट होगी, हीट जब बाहर जाएगी तो टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगा। अब आ जाते हैं इस डायग्राम में, यहां पर 2 to 3 प्रोसेस में वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, तो इस डायरेक्शन में तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और इस डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। इस डायरेक्शन में वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो ये आ गई आपकी 2 to 3 प्रोसेस। तो इसको हटा देते हैं, 2 to 3 प्रोसेस ये आएगी, ये होगी 2 to 3 प्रोसेस PV डायग्राम पे। अब TS पे भी देख लेते हैं। TS डायग्राम पे जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी वो इस टाइप से शो करेंगे हम उसको कैसे शो करेंगे, इस टाइप से। TS डायग्राम पे ये वाली प्रोसेस जो होती है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है। अब कांस्टेंट प्रेशर ये वाली ऐसे भी आ सकती है और ऐसे भी आ सकती है। ये वाली प्रोसेस जो है इस डायरेक्शन में भी आ सकती है, इस डायरेक्शन में भी, बट यहां पर टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब यहां अगर ये लेके जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा और ये लेके जाएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यानी कि ये प्रोसेस नहीं आएगी। ये नहीं आएगी तो कौन सी आएगी, ये वाली आएगी, ये आएगी 2 to 3 प्रोसेस। ये आपकी हुई 2 to 3 प्रोसेस, दोनों पे आ गई, PV पे भी TS पे भी। अब देखते हैं नेक्स्ट फिर से रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक है। अब आइसेंट्रोपिक को TS डायग्राम पे बनाते हैं तो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन आती है। अब वर्टिकल लाइन ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है, 3 से ऊपर की तरफ भी जा सकती है और नीचे की तरफ भी जा सकती है, बट एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपैंड जब होगी, एयर एक्सपैंड होगी तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज करेगा, और ऊपर की तरफ तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, नीचे की तरफ डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 3 to 4 प्रोसेस नीचे की तरफ आएगी। ये हटा देंगे यहां से, ये 3 to 4, क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। अब यहां पर आ जाते हैं, यही इसी प्रोसेस को इस पे बनाते हैं PV डायग्राम पे, 3 to 4। अब 1 to 2 जो थी वो भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक है और 3 to 4 भी रिवर्सिबल एडियाबैटिक है, बट अब क्या है, एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन हो रहा है, इसी के पैरेलल बनेगी, लेकिन यहां पर इस डायरेक्शन में तो बनने से रही, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर बनेगी तो वॉल्यूम और डिक्रीज हो जाएगा, और हमें पता है कि जब एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम इंक्रीज कब होगा, इस डायरेक्शन में। तो प्रोसेस क्या आएगी, ये वाली आएगी। दिस इज 3 to 4 प्रोसेस। ये हो गई, PV डायग्राम पे भी बना लिया, TS पे भी बना लिया। अब 4 to 1 प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन। कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आपको पता है PV डायग्राम पे क्या आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी। अब ये हो सकती है और ये भी हो सकती है, तो फिर से चेक करते हैं किस डायरेक्शन में आएगी। अब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए हमें पता है कि यहां से हमने देखा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और इस प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब होने का मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा, और वॉल्यूम इंक्रीज किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। वॉल्यूम इंक्रीज कहां होगा, इस डायरेक्शन में। तो 4 to 1 ये वाली प्रोसेस आएगी
इस डायग्राम में। दिस इज 4-to-1 प्रोसेस। ओके, अब देख लेते हैं टीएस डायग्राम में। टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इसी के पैरेलल बनेगी, और क्या हो रहा है यहां पर, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो रहा होता तो इस डायरेक्शन में ये हो जाती, बट इंक्रीज हो रहा है तो ये प्रोसेस आ जाएगी आपकी 4-to-1। दिस प्रोसेस इज 4-to-1। अब इसमें थोड़ा सा और शो करेंगे। कैसे, क्या शो करेंगे, देखो 2-to-3 प्रोसेस। 2-to-3 प्रोसेस में क्या हो रहा है, हीट रिजेक्शन हो रहा है। तो इस साइकिल से बाहर जा रही है हीट, यहां से साइकिल से बाहर हीट जा रही है, और वो कहां जा रही है, कहां जाएगी, सराउंडिंग में। और जो 4-to-1 प्रोसेस है उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। हीट एब्जॉर्ब कहां से करवाएंगे, हीट एब्जॉर्ब, साइकिल एब्जॉर्ब कर रहा है बाहर से, और जो जहां से कर रहा है वो है आपका स्टोरेज स्पेस बोल सकते हैं, या इसको रेफ्रिजरेटर भी बोल सकते हैं। रेफ्रिजरेटर से आपकी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। वैसे ही अगर आप यहां लिखना चाहो तो यहां भी लिख सकते हो, 4-to-1 में एब्जॉर्ब हो रही है हीट, कहां से, स्टोरेज से, और यहां पर हीट रिजेक्ट हो रही है, कहां पर, सराउंडिंग में। ओके, तो अब इसका डायग्राम बना लेते हैं, सिमेट्रिक डायग्राम। देखो, तो 1-to-2 जो प्रोसेस थी वो थी रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, कंप्रेशन हो रही है। कंप्रेशन किस में होता है, कंप्रेसर में होता है भैया। कंप्रेशन तो किस में होगा, कंप्रेसर में। तो हम यहां पर कंप्रेसर बना लेते हैं, ये हो गया आपका कंप्रेसर। तो 1 पे एंट्री हुई, कंप्रेसर में 1 पे एंट्री हुई और 2 पे एग्जिट हुआ। तो प्रोसेस 1 से 2 में क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया। अब 2-to-3 प्रोसेस, 2-to-3 जो प्रोसेस हुई है वो क्या हो रही है, कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन हो रही है। तो पहले जब हमने वीसी साइकिल पढ़ा था तो हीट रिजेक्शन कहां हो रही थी, कंडेंसर में, क्योंकि वहां पर जो वेपर्स है वो कंडेंस होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे थे। बट यहां पर एयर है, और एयर क्या रहेगी, सिर्फ और सिर्फ गैसियस फेज में ही रहेगी। तो यहां पर इसको कंडेंसर नहीं बोल सकते। जो हीट रिजेक्ट हो रही है वो कंडेंसर में नहीं होगी, किसमें होगी, कूलर में। इसको बोलेंगे कूलर। एयर को क्या कर रहा है, कूल कर रहा है, कंडेंस नहीं हो रही है। कंडेंसर कब यूज करेंगे, जब आपका जो वेपर्स है वो कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में आ रही हो, तो उस टाइम पे जो डिवाइस यूज होगा वो होगा कंडेंसर। बट यहां पर कूलर यूज होगा क्योंकि एक ही फेज है। अब कूलर में प्रोसेस होगी 2-to-3 प्रोसेस होगी कूलर में। उसके बाद 3-to-4 जो प्रोसेस हो रही है वो है आपकी रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन, और ये किस में होगी, एक्सपेंडर में। 3-to-4 जो प्रोसेस होगी वो होगी एक्सपेंडर में। तो यहां पर एक इस टाइप से हम बना लेते हैं एक्सपेंडर। तो दिस इज 3-to-4 प्रोसेस एक्सपेंडर में। और अब 4-to-1 प्रोसेस जो हो रही है वो कांस्टेंट प्रेशर हीट एब्जॉर्प्शन हो रही है। तो हीट एब्जॉर्ब होगी, स्टोरेज से हीट एब्जॉर्ब हो रही है। बट यहां पर वीसी साइकिल में हमने इसको इवेपोरेटर लिखा था, फिर से वही कंसेप्ट है। इवेपोरेटर में क्या हो रहा था, लिक्विड हीट लेके इवेपोरेट हो रहा था, तो उसको इवेपोरेटर बोला था। यहां पर इसको इवेपोरेटर नहीं बोलेंगे, सिंपली लिख लेंगे रेफ्रिजरेटर में आपकी ये प्रोसेस हुई 4-to-1 प्रोसेस। तो ये 1 पॉइंट जाके फिर से यहां पे मिल जाएगा। तो यहां पर हीट एब्जॉर्ब हुई है, और कहां से एब्जॉर्ब हुई है, स्टोरेज से। और कूलर में हीट रिजेक्ट हुई है, और कहां रिजेक्ट हुई है, सराउंडिंग में। कंप्रेसर में कंप्रेशन हुआ है, एक्सपेंडर में एक्सपेंशन हुआ है। तो ये सारी प्रोसेसेस यहां पर, बट कंप्रेसर में वर्क इनपुट देना पड़ेगा। तो यहां पर क्या हो रहा है, वर्क इनपुट हो रहा है, और एक्सपेंडर में हमें वर्क मिल रहा है। तो यहां से वर्क आउटपुट मिल रहा है, या इसको बोल सकते हैं W एक्सपेंडर। यहां पर भी लिख सकते हैं कि जो 1-to-2 प्रोसेस है उसमें आपने बाहर से साइकिल को वर्क दिया है, W कंप्रेसर, या इसको W इनपुट भी बोल सकते हैं।
और जो 3 to 4 प्रोसेस है इसमें वर्क मिला है, कहां पर मिला है? एक्सपेंडर में। डब्ल्यू एक्सपेंडर भी बोल सकते हैं इसको, या वर्क आउटपुट भी बोल सकते हैं। तो ये हुआ इसका डायग्राम इस साइकिल में। और भी थोड़ा सा और इसमें समझते हैं कि इस साइकिल में वीसी साइकिल से क्या डिफरेंट है और वो डिफरेंस क्यों है, वो भी चेक कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं वीसी साइकिल में हमने थ्रोटलिंग यूज की थी। वीसी साइकिल में हमने एक्सपेंडर यूज नहीं किया था, हमने क्या यूज की थी? थ्रोटलिंग। और लेकिन इसमें यहां पर गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या यूज किया है? एक्सपेंडर यूज किया है। हमने आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यूज किया है थ्रोटलिंग की जगह पे। तो इसका क्या रीजन है ये देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमने देखा है कि एयर यहां पे यूज हो रही है एज ए रेफ्रिजरेंट। तो एयर इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इन गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल। गैस रेफ्रिजरेशन साइकिल में हमने एयर एज ए रेफ्रिजरेंट यूज की है। और हम मान सकते हैं कि एयर जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। एयर जो है वो लगभग आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। तो इट कैन बी एज्यूम्ड दैट एयर behaves like an ideal gas। एयर किसकी तरह बिहेव करती है? आइडियल गैस की तरह। और थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था फॉर एन आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट, जो जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है म्यू, उसकी वैल्यू 0 होती है। जूल थॉमसन कोफिशिएंट की म्यू की वैल्यू 0 होती है। ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि थ्रोटलिंग प्रोसेस में म्यू का बहुत बड़ा रोल है। अगर थ्रोटलिंग यूज करते तो म्यू क्या होगा? 0 होगा। और म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू होता है डेल टी बाय डेल पी एट कांस्टेंट एंथैल्पी। यानी कि हम कह सकते हैं, देखो थ्रोटलिंग प्रोसेस में एंथैल्पी तो कांस्टेंट होती है, क्योंकि थ्रोटलिंग प्रोसेस आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है। तो इस केस में म्यू की वैल्यू 0 होगी। तो हम कह सकते हैं dt बाय dp, डेल को हमने डी में चेंज कर दिया क्योंकि h जो है हमें पता है यहां पर h तो कांस्टेंट ही है, इज इक्वल टू 0। ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसको समझ लेते हैं कि जब आप थ्रोटलिंग करोगे तो प्रेशर में चेंज होगा। जब थ्रोटलिंग प्रोसेस होगी प्रेशर क्या करेगा? डिक्रीज होगा। एक्सपेंशन होगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। प्रेशर डिक्रीज होगा, डेल पी की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। अगर इस वैल्यू को आप इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब डेल टी क्या, डी टी क्या आ जाएगा? 0। dt 0 होने का मतलब यह है कि dp की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, इसकी कुछ नॉन जीरो होगा। ये वैल्यू क्या होगी? नॉन जीरो। और नॉन जीरो अगर होगी तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो dt की वैल्यू 0 आ जाएगी। dt 0 होने का मतलब क्या है? dt 0 होने का मतलब क्या है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होने का मतलब है कि कोई टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। और टेम्परेचर में अगर कोई चेंज नहीं होगा, किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं हम? ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए, एयर का टेम्परेचर कम हो जाए रेफ्रिजरेटर में एंटर करने से पहले, ताकि वो वहां से स्टोरेज स्पेस से हीट को कैरी कर सके। और जब उसका टेम्परेचर ही कम नहीं होगा और वो वैसे की वैसे रेफ्रिजरेटर में चली जाएगी तो क्या कूलिंग होगी? नहीं होगी, कूलिंग नहीं होगी। तो इसीलिए अगर थ्रोटलिंग यूज करते तो क्या होगा? टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो क्या कह सकते हैं? इफ थ्रोटलिंग इज यूज्ड देयर विल बी नो
टेम्परेचर ड्रॉप, वहां पर कोई टेम्परेचर ड्रॉप नहीं होगा, हेंस आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन इज यूज्ड। इसीलिए हमने क्या किया है, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन को यूज किया है। इसका एक फायदा भी होता है कि एक्सपेंशन जब होगा, एक्सपेंडर जब आप यूज करोगे तो वहां पर आपको कुछ वर्क आउटपुट वापस मिल जाएगा। कंप्रेसर में आपने वर्क इनपुट दिया और वहां से कुछ वर्क मिल जाएगा, कुछ वर्क हमें वापस मिल जाएगा। अब फिर आप ये कहोगे कि सर जब हमें इससे वर्क मिल रहा है तो हमने इसको वीसी साइकिल में यूज क्यों नहीं किया? तो अभी हमने देखा कि गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम एक्सपेंडर यूज करते हैं और वहां पर हमें वर्क डन भी मिल जाता है, वर्क हमें मिल जाता है। तो क्या हम इसको वीसी साइकिल में यूज कर सकते हैं? अगर कर सकते तो किया क्यों नहीं, हमने वीसी साइकिल में क्यों यूज नहीं किया? तो हम ये देख रहे हैं कि थ्रोटलिंग क्यों यूज की हमने वीसी साइकिल में, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यूज क्यों नहीं किया। ओके, तो देखते हैं जो जितने भी आपके डिवाइस है यहां पर, कंप्रेसर हो, चाहे कूलर हो, चाहे रेफ्रिजरेटर हो, चाहे थ्रोटलिंग वाल्व हो, सारे के सारे स्टेडी फ्लो डिवाइस है या ओपन सिस्टम डिवाइस है। ये कह सकते हैं सारे के सारे क्या है, ओपन सिस्टम डिवाइस है। तो हम लिख सकते हैं एक्सपेंडर इज ए ओपन सिस्टम डिवाइस, और ओपन सिस्टम के लिए एंड फॉर ओपन सिस्टम वर्क की वैल्यू क्या होती है, -VdP। यहां पर वॉल्यूम जो V है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम, V है स्पेसिफिक वॉल्यूम और DP है चेंज इन प्रेशर। देखो प्रेशर में तो ठीक ठाक चेंज है, बट स्पेसिफिक वॉल्यूम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जो वर्क डन है यहां पर स्पेसिफिक वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। और वीसी साइकिल में अगर आपको याद हो, वीसी साइकिल में जब एक्सपेंड हो रहा था तो क्या एक्सपेंड हो रहा था, लिक्विड एक्सपेंड हो रहा था। और गैस सिस्टम में, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम में एयर एक्सपेंड हो रही है। तो जब लिक्विड एक्सपेंड कर रहा था वहां पर, लिक्विड का स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत कम होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बहुत कम होता है, वेरी स्मॉल। स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड का बहुत कम होता है। तो इसीलिए अगर एक्सपेंडर यूज करेंगे तो जो हमें वर्क आउटपुट मिलेगा वो भी बहुत कम मिलेगा। इसीलिए जब हमें वर्क आउटपुट मिलेगा वो भी बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वर्क आउटपुट डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, स्पेसिफिक वॉल्यूम पे। स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड का कम होता है और गैस का ज्यादा होता है, या कह सकते हैं लिक्विड फेज का कम होता है और वेपर फेज का ज्यादा होता है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड का कम होगा, इसलिए यहां पर वर्क आउटपुट भी कम मिलेगा, बहुत कम, नेग्लिजिबल अमाउंट में। तो क्या आप उस छोटे से वर्क के लिए एक एक्सपेंडर लगाओगे जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है? एक्सपेंडर की कॉस्ट थ्रॉटलिंग वाल्व के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। तो एक छोटी सी एक स्मॉल वर्क आउटपुट के लिए हमें एक्सपेंडर लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? तो नहीं, यहां पर एक्सपेंडर इसीलिए नहीं लगाते हैं। देखो एक्सपेंडर लगाने से टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए कॉस्ट जस्टिफाई नहीं करती है एक्सपेंडर के यूज को। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इफ आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन is used in VC साइकिल। अगर आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन यूज करेंगे तो वर्क आउटपुट विल बी वेरी स्मॉल, वर्क आउटपुट होगा, क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज वेरी स्मॉल। स्पेसिफिक वॉल्यूम लिक्विड का बहुत कम होता है, इसलिए वर्क आउटपुट कम होगा। सो कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडर
डज नॉट जस्टिफाई इट्स यूज इन वीसी साइकिल, इसीलिए वीसी साइकिल में एक्सपेंडर नहीं लगाते हैं। गैस वाले में तो क्या था, गैस थी, गैस का स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होता है, इसीलिए वहां पर हमने एक्सपेंडर यूज किया था, जो अच्छा खासा वर्क आउटपुट हमें मिल रहा था। स्पेसिफिक वॉल्यूम को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी कि 1 kg अगर मास ले लो तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। देखो 1 kg लिक्विड है, उसका मास आप चेक कर लो, और 1 kg वेपर है, 1 kg लिक्विड है, उसका वॉल्यूम आप देख लो, और 1 kg वेपर है, उसका वॉल्यूम, क्या दोनों के वॉल्यूम में डिफरेंस नहीं होगा? बहुत डिफरेंस होगा। लिक्विड में 1 kg का वॉल्यूम काफी कम होगा, और वहीं वेपर में 1 kg का वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जब ज्यादा होगा तो वर्क आउटपुट भी ज्यादा मिलेगा। बट यहां पर वीसी साइकिल में जब एक्सपेंशन के टाइम पे आपने देखा होगा, थ्रोटलिंग वाल्व से पहले क्या था, लिक्विड फॉर्म में था रेफ्रिजरेंट, तो लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होता है, तो इसीलिए वहां पर वर्क आउटपुट आपको बहुत कम मिलेगा। बट गैस वाले में अच्छा खासा वर्क आउटपुट मिल जाता है। आया समझ में? इसके बाद हम पढ़ेंगे सीओपी के बारे में। तो अब निकालते हैं इसकी सीओपी, गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम की सीओपी। इसका डायग्राम बना लिया हमने, पीवी डायग्राम 1 2 3 4 ऐसे ही बना था पीवी डायग्राम। देखो जो 2 to 3 प्रोसेस है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस थी, ऐसे ही 4 to 1 प्रोसेस भी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस थी। तो क्या 4 पॉइंट एंड 1 पॉइंट का प्रेशर एक ही नहीं होगा? तो P1 इक्वल टू P4 होगा। यहां पर 1 और 4 पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, और इस जगह पे कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है 2 to 3, तो P2 और P3 भी इक्वल होंगे, ये दोनों भी इक्वल होंगे। और ये जो दोनों प्रोसेस है बाकी की, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक, तो इसको लिख सकते हैं PV रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये वाली प्रोसेस कौन कौन सी? ये दोनों, PV रेज टू पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। अब निकालते हैं इसकी सीओपी। देखो सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है, सीओपी इज इक्वल टू जो RE डिवाइड बाय वर्क इनपुट। जो सीओपी है वो है RE डिवाइड बाय वर्क इनपुट। आपने पढ़ा है पहले, सीओपी का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। RE मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और वर्क इनपुट का मतलब क्या है, जितना आपने टोटल इनपुट उसको, नेट इनपुट इसको दिया है। वर्क इनपुट नेट लिख लेते हैं, नेट वर्क इनपुट आपने इसको कितना दिया है। ओके, जो 4 to 1 प्रोसेस है, यहां पर ही हीट एब्जॉर्ब होती है आपकी और स्टोरेज स्पेस से, और इसी को कहते हैं RE। जो हीट एब्जॉर्ब होती है स्टोरेज स्पेस से, उसी को RE बोलते हैं। तो हमें एक चीज तो पता चली कि RE की वैल्यू क्या होगी, दिस H1 माइनस H4। RE की वैल्यू होगी H1 माइनस H4, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RE इज इक्वल टू CP इंटू T1 माइनस T4, क्योंकि ये प्रोसेस कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। डायरेक्टली भी H को क्या लिख सकते हैं, CPT। ओके, RE की वैल्यू आई, RE तो हमें पता लग गया क्या है। वर्क इनपुट और देख लेते हैं। वर्क इनपुट जो होगा वो होगा वर्क ऑफ कंप्रेसर, कंप्रेसर में आपने वर्क उसको दिया है, माइनस वर्क ऑफ एक्सपेंडर, एक्सपेंडर में आपको वर्क वापस मिला है। अब कंप्रेसर में जो प्रोसेस हो रही है वो 1 to 2 प्रोसेस है, तो कंप्रेसर का वर्क होगा H2 माइनस H1, माइनस एक्सपेंडर का वर्क होगा H3 माइनस H4। अब आपको कहीं ये तो नहीं लग रहा होगा कि जब कंप्रेसर का वर्क मैंने लिखा तो मैंने लिखा फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि 1 to 2 प्रोसेस फाइनल माइनस इनिशियल, और जब एक्सपेंडर का वर्क लिखा तो मैंने लिखा इनिशियल माइनस फाइनल। तो ऐसे ही होता है वर्क। यहां पर आपने वर्क इसको वर्क आपको देना पड़ा है यहां पर, और यहां पर वर्क आपको आउटपुट मिला है। या तो आप इसको भी फाइनल माइनस इनिशियल लिख लो और यहां पर प्लस साइन लगा लो, अपने आप आ जाएगा जो आना है। अगर आपको यहां पर
क्योंकि हम दोनों को इसी तरह से लिख रहे हैं ताकि हमें ये कंफ्यूजन ना हो। तो कंप्रेसर का वर्क जो होगा वो हमें देना पड़ेगा, और हम वही बात कर रहे हैं कि देना कितना पड़ेगा हमें, ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल। और एक्सपेंडर का वर्क जो हमें मिल रहा है वापस वो है S3 माइनस H4। तो ये नेट हमें मिल रहा है, ये हमें देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा, जिसमें से ये माइनस अगर कर देंगे तो हमारे पास नेट वर्क इनपुट आ जाएगा, कितना वर्क इनपुट नेट हमें उसमें दे रहे हैं। ओके, तो इसकी वैल्यू आई W इनपुट की वैल्यू H, इसको लिख लेते हैं CP T2 माइनस T1 माइनस CP T3 माइनस T4, और इनको इसको पुट कर देते हैं COP वाले फॉर्मूले में। तो COP का फॉर्मूला है आपके पास ऊपर RE की जगह पे लिखेंगे CP T1 माइनस T4 डिवाइड बाय ये वर्क इनपुट का फॉर्मूला आया CP T2 माइनस T1 माइनस CP T3 माइनस T4। देखो CP यहां से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर कॉमन आके, तो इसको यहीं से कैंसिल कर देते हैं हम, CP कैंसिल हो गया। और नीचे वाली टर्म्स को भी रीअरेंज करेंगे, कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे, देखो ऊपर आया T1 माइनस T4 डिवाइड बाय, यहां पर है T2 माइनस T1, यहां पर है T2 माइनस T1, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस का T3 हो जाएगा, और माइनस ये प्लस का T4, ये हुआ। अब T1 माइनस T4 हमें चाहिए, और T1 माइनस का है, यहां पर T4 प्लस का है। इन दोनों में से अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हमें मिला COP इज इक्वल टू T1 माइनस T4, नीचे लिख लेते हैं, देखो T2 और T3 को यहां ले आते हैं, T2 माइनस T3, और इनमें से माइनस T1 है और प्लस T4 है, मैंने बस इनको आगे पीछे कर दिया। और COP अब लिख लेते हैं T1 माइनस T4 डिवाइड बाय T2 माइनस T3 को ऐसे ही रहने देते हैं, T2 माइनस T3, और यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं। अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा T1, और ये माइनस का हो जाएगा T1 माइनस T4। अब नीचे से ये T1 माइनस T4 कॉमन ले सकते हैं, तो COP आपके पास आया, ऊपर है T1 माइनस T4, नीचे भी T1 माइनस T4 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो यहां पर तो T1 माइनस T4 टर्म है नहीं, तो डिवीजन में आ जाएगी T2 माइनस T3 डिवाइड बाय T1 माइनस T4, और माइनस ये कॉमन आ गई पूरी की पूरी टर्म -1, और ये जो T1 माइनस T4 आया है ये T1 माइनस T4 से T1 माइनस T4 कैंसिल हो जाएगा। तो COP का फॉर्मूला आपके पास आया 1 बाय T2 माइनस T3 डिवाइड बाय T1 माइनस T4 माइनस 1। बट प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा ये फॉर्मूला आया है इसमें सारे के सारे टेम्परेचर है, T1 भी है, T2 भी है, T3 भी है, T4 भी है, तो सारे के सारे टेम्परेचर की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो इसको और सिंपल करेंगे, तो एक बार इसको यहां पे साइड में लिख लेते हैं। जो हमारे पास आया है COP इज इक्वल टू 1 बाय T2 माइनस T3 डिवाइड बाय T1 माइनस T4 माइनस 1, और इसको लिख लेते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसका यूज करेंगे, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं फिर आगे बताता हूं आपको क्या होगा। अब देखते हैं, यहां पे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिख ली। अब थोड़ा सा एनालिसिस, थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको और करते हैं। कैसे? देखो 1 to 2 जो प्रोसेस है वो क्या है? एडियाबैटिक प्रोसेस है, वो आपकी है रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। यहां पर लिख लेते हैं 1 to 2 जो है वो आपकी क्या है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस है। और एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमें पता है, एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, वो कौन सा? वो है T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 रेज टू पावर गामा -1 बाय गामा। ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। हमने आइडियल गैस इक्वेशंस में पढ़ा था कि T2 बाय T1 इज इक्वल टू P2 बाय P1 रेज टू पावर गामा -1 बाय गामा। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है किसके लिए? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ओके, तो P2 बाय P1 को बोलते हैं प्रेशर रेशो। P2 बाय P1 को लिखते हैं RP और इसको बोलते हैं
प्रेशर रेशियो। तो P2/P1 को लिख लेते हैं RP, यानी कि T2/T1 इज इक्वल टू RP⁻⁻⁻⁻। इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 लिखी हुई है यहां पे। अब ऐसे ही 3 to 4 जो प्रोसेस है वो भी आपकी क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक है। उसमें भी लगा लेते हैं, उसमें फॉर्मूला लगा देंगे T3/T4 इज इक्वल टू, देखो 3 to 4 भी क्या है, PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो वहां पर भी T3/T4 क्या आ जाएगा, P3/P4 रेज टू पावर गामा -1/गामा। और P3 किसके इक्वल है, यहां से P3 P2 के इक्वल है और P1 P4 के इक्वल है। तो P3 की जगह लिख सकते हैं P2 और P4 की जगह लिख सकते हैं P1 रेज टू पावर गामा -1/गामा। और P2/P1 को क्या लिखा है, प्रेशर रेशो RP, इसको भी RP लिख सकते हैं, RP रेज टू पावर गामा -1/गामा। तो यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं T3/T4 इज इक्वल टू RP रेज टू पावर गामा -1/गामा। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। देखो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सेकंड और थर्ड इक्वेशन से, सेकंड इक्वेशन में T2/T1 भी किसके इक्वल है, RP की पावर गामा -1/गामा। और थर्ड इक्वेशन में भी ये T3/T4 किसके इक्वल है, RP की पावर गामा -1/गामा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन से हम लिख सकते हैं कि T2/T1 इज इक्वल टू RP की पावर गामा -1/गामा, और ये किसके इक्वल है, T3/T4 के इक्वल। तो यहां से हमें पता चला T2/T1 इज इक्वल टू T3/T4। ये एक इक्वेशन आई हमारे पास, ये आई। अब लेकिन हमें तो वहां पहुंचना है, कहां पहुंचना है, COP वाली इक्वेशन में। तो क्या करेंगे, इस 3 और 1 को इंटरचेंज कर लेते हैं। T1 को उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और T3 को इधर लेके आएंगे तो डिवीजन में हो जाएगा। तो आपके पास आएगा T2/T3 इज इक्वल टू T1/T4। तो आपके पास आया T2/T3 इक्वल टू T1/T4। T1 को उधर लेके गए मल्टीप्लाई में, और T3 को इधर लेके आएंगे तो डिवीजन में। और दोनों इक्वेशन में -1 कर देते हैं, दोनों इक्वेशन में क्या कर देते हैं, -1 कर देते हैं। -1 इधर भी -1 कर दो और इधर भी -1 कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब -1 करने के बाद आप इसका एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, T2 - T3 डिवाइड बाई T3 इज इक्वल टू T1 - T4 डिवाइड बाई T4। हमें क्या चाहिए, T2 - T3 डिवाइड बाई T1 - T4। तो ये T1 - T4 है, इसको इधर ले आएंगे और T3 को उधर ले जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा T2 - T3 डिवाइड बाय T1 - T4 इज इक्वल टू, किसके इक्वल आएगा, ये T3 इधर चला जाएगा, T3/T4। ये हमारे पास आया T2 - T3 बाई T1 - T4 इज इक्वल टू T3/T4। तो COP को क्या लिख सकते हैं हम, इसका मतलब COP इज इक्वल टू 1/T3/T4 - 1। या तो ये लिख लो, और हमें ये भी पता है T3/T4, देखो यहां से फ्रॉम इक्वेशन थर्ड T3/T4 इक्वल टू RP की पावर गामा -1/गामा। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो COP को लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1/RP रेज टू पावर गामा -1/गामा -1, क्योंकि T3/T4 -1 है यहाँ पे। तो ये आप आया आपके पास, इसको यहाँ पे नहीं ऊपर लिख देता हूं मैं आपको, तो COP आपके पास आया, COP इज इक्वल टू 1/RP रेज टू पावर गामा -1/गामा, और इसके माइनस में 1, या ये आया।
बट जो ये सीओपी की इक्वेशंस आई है, ये जो सीओपी की इक्वेशन आई है आपने, ये इक्वेशन तभी आई है जब ये दो प्रोसेस कौन सी है आपकी, रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक। जब आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन होगा तभी इन इक्वेशन को यूज कर सकते हो, नहीं तो इन दोनों इक्वेशंस को यूज नहीं कर सकते हैं। उस टाइम उस कंडीशन में हम कोई और अल्टरनेटिव यूज करेंगे। ठीक है, तो एक नोट लिख सकते हो आप यहां पर, नोट, लास्ट में नोट, दिस इक्वेशन ऑफ सीओपी कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आर आइसेंट्रोपिक। जब एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन आइसेंट्रोपिक होंगे तभी इन इक्वेशन को यूज कर सकते हो, नहीं तो आप इनको यूज नहीं कर सकते। नहीं तो आप कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हो, जो स्टार्टिंग में आई थी। स्टार्टिंग में कौन सी इक्वेशन आई थी, सीओपी इज इक्वल टू आर ई डिवाइड बाय वर्क इनपुट, वो वाली बेसिक इक्वेशन ही आप यूज कर सकते हो, ये वाली इक्वेशन यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ सीओपी के बारे में। इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एक दो क्वेश्चंस भी देखेंगे।